हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जंक्शन। एंड आज की वीडियो में मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर है फिज़िक्स का, इसको हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। सो इसके जो मेजर मेजर पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। एंड सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन नाउ। सो सबसे पहले जो चीज़ आपको इसमें पता होनी चाहिए, दैट इज़ द वर्ड मैग्नेट। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ एन आइलैंड जो कि ग्रीस में है। एंड उस आइलैंड का नाम मैग्नीशिया है, जहाँ पर कभी मैग्नेटिक ओर के डिपॉजिट्स फाइंड किए गए थे इन 600 BC। सो दिस इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन की मैग्नेट वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ, कहाँ पे कौन से आइलैंड में ये पाया गया था। सो मैग्नीशिया नाम का एक आइलैंड था इन ग्रीस, यहाँ पर मैग्नेटिक डिपॉजिट्स मिले थे, इसलिए इसका नाम मैग्नेट बन गया। एंड नेक्स्ट अब हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, दैट इज़ लोडस्टोन, दैट इज़ गिवन टू अ नेचुरली अकरिंग ओर ऑफ आयरन मैग्नेटिक मीन्स लीडिंग स्टोन। सो ये नेम दिया गया है एक नेचुरल ओर को जो कि आयरन और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस से बनता है, जिसको हम लीडिंग स्टोन कहते हैं। सो नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं अर्थ के बारे में। सो अर्थ की जो कॉमन आइडियाज़ हैं रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म एंड इन जनरल ऑल्सो, सो लेट अस डिस्कस ऑल दोज। सो सबसे पहले अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट विद द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम द जियोग्राफिक साउथ टू नॉर्थ। सो यहाँ पर अर्थ के बारे में हमें पता होना चाहिए कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज़ फ्रॉम जियोग्राफिक साउथ टू नॉर्थ। सो साउथ से नॉर्थ से डायरेक्शन में ये पॉइंट करती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम बार मैग्नेट की बात करें, सो इट इज़ ऑल्सो पॉइंटिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सो अर्थ की जैसे साउथ से नॉर्थ है, सो मैग्नेट की नॉर्थ से साउथ होती है। जो टिप जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी उसे हम नॉर्थ पोल कहेंगे, एंड जो टिप साउथ जोग्राफिक साउथ की तरफ करेगी उसको हम साउथ पोल कहेंगे। देयर इज़ अ रिपल्सिव फोर्स व्हेन नॉर्थ पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर। तो अगर आप नॉर्थ पोल्स को आपस में लेकर आओगे तो एक रिपल्शन क्रिएट होगा, ठीक है। एंड अगर आप साउथ पोल्स को भी लाओगे तो सिमिलरली एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा। एंड अगर आप नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को लेकर आओगे देन दे विल अट्रैक्ट। ये आपको पता ही है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। देन अगला पॉइंट देखते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू मेक मैग्नेट्स आउट ऑफ आयरन एंड इट्स अलॉयज। सो ये हमने देखा या स्टार्टिंग में, तभी हमने वो पॉइंट डिस्कस किया कि आयरन और मैग्नेट इस मटेरियल के ओर्स वहाँ पर प्रेजेंट थे मैग्नीशिया में। सो दैट्स वाई हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम आयरन एंड इट्स alloys. We cannot isolate the north or south pole of magnet. If bar magnet is broken into two halves, we get two similar bar magnets. So ये आपने एक्सपेरिमेंट करके भी देखा होगा कि अगर आपका मैग्नेट बीच से टूट जाता है, सो ऐसा नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ लॉस्ट हो जाती है, वहाँ पर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल फिर से क्रिएट हो जाता है। सो इस तरह से ये इसकी एक अच्छी प्रॉपर्टी है। Unlike electric charges, isolated magnetic north and south poles known as magnetic monopoles do not exist. ठीक है, सो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आपको याद होगा हमने इस चैप्टर के assertion रीज़न डिस्कस किए थे, सो ये पॉइंट वहाँ पर आया था that unlike electric charges, isolated magnetic north and south poles known as magnetic monopoles do not exist. जबकि इलेक्ट्रिक चार्ज में मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, बट मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स में कभी भी मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। अब बार मैग्नेट टॉपिक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको रीड करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेट, या फिर अगर हम सोलेनॉइड भी कंसीडर कर लें, दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स। तो आप देख सकते हो इन फिगर्स में क्लोज लूप्स हमेशा फॉर्म करेंगे, ठीक है। दिस इज अनलाइक द इलेक्ट्रिक डायपोल वेयर द फील्ड लाइंस बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज और एस्केप टू इन्फिनिटी। तो इसके बारे में आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ रखा है। अगला पॉइंट है टेंजेंट टू फील्ड लाइन एट गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट। तो अगेन अगर आप टेंजेंशियली मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देखोगे तो दैट विल ऑलवेज बी इक्वलेंट टू नेट मैग्नेटिक फील्ड जो कि उस पॉइंट पे लगेगी, ठीक है। हमेशा ये डायरेक्शन देगा नेट मैग्नेटिक फील्ड की। कौन देगा? टेंजेंट, जो हम एक अप्लाई करेंगे एक पॉइंट पे। सो पहले फिगर में आप देख सकते हो ये एक बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस हैं, सेकंड फिगर में एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड की हैं, एंड थर्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल की हैं। सो दीज फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर। अगला पॉइंट देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कई बुक्स में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, एंड दिस इज अ सर्टेन काइंड ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में कह रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह फील्ड लाइंस इन मैग्नेटिज्म डू नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम अगर लाइंस को
कहीं पर रिप्रेजेंट करे तो वो ऑब्वियसली फोर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट मैग्नेटिज्म में ऐसी चीज़ नहीं होती। उसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे रूल्स हैं, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। सो इस तरह के रूल्स हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, लार्जर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये तो आपको पता ही है, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा होंगी, वहाँ पर स्ट्रेंथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की उतनी ही स्ट्रॉन्गर होगी। अब चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स डू नॉट इंटरसेक्ट। ये भी हमें पता है, कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और अगर वो करेंगी तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वुड नॉट बी यूनिक एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। आगे चलते हैं, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सॉलिनॉइड। सो अब बार मैग्नेट और सॉलिनॉइड को कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर। सो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है M=NIA, सो यू शुड रिमेंबर दिस वन। एंड यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कटिंग अ बार मैग्नेट इन हाफ इज़ लाइक कटिंग अ सॉलिनॉइड। तो अगर आप एक बार मैग्नेट को हाफ में कट कर दोगे तो सेम तरीके से आप सॉलिनॉइड को भी कट करोगे, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी। इसी तरह से जो हमारे पास दो सॉलिनॉइड्स या दो बार मैग्नेट्स कटिंग के बाद अवेलेबल होंगे, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बहुत वीक हो जाएंगी। फील्ड लाइंस हालांकि कॉन्टीन्यूस रहेंगी, एक एंड से दूसरे एंड पर रहेंगी, एंड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे ज्यूम हो जाएगा, बट अगेन प्रॉपर्टीज़ वीक हो जाएंगी क्योंकि हमने उसका आधा हिस्सा हाफ कर दिया। सो अब अगली चीज़ है, यहाँ पर हमने उसकी डेरिवेशन की है। सो डेरिवेशन यू कैन सी योरसेल्फ, इसमें हम इसकी डिस्कशन नहीं करेंगे। पॉइंट है एक कि बार मैग्नेट एंड सॉलिनॉइड दे प्रोड्यूस सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इक्विवेलेंट सॉलिनॉइड दैट प्रोड्यूसेस द सेम मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चीज़ तो हमें पता ही है कि अगर हम बार मैग्नेट के और सॉलिनॉइड के मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, सो मैग्नेटिक फील्ड्स अगर इक्वल हैं तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक मोमेंट्स भी इक्वल हो जाएंगे। सो नथिंग न्यू। मैग्नेटिक चार्ज, इसको हम पोल स्ट्रेंथ भी कहते हैं, प्लस QM टू द नॉर्थ पोल एंड माइनस QM टू द साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 2L एंड मैग्नेटिक मोमेंट QM इंटू 2L। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला गिवन है इस चीज़ का, μ0QM/4πr²। सो यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला। एंड यहाँ पर अगेन वही पॉइंट है, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, जबकि इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स में एग्जिस्ट। अब हम डायपोल पे पहुँच गए इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पर डायपोल की बात करें उससे पहले आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज़ M/B। यहाँ पर अगर हम मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात करें, सो MB sin थीटा होता है, एंड जो यहाँ पर थीटा होता है दैट इज़ द एंगल बिटवीन M एंड B। सो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट भी कर दें, सो d²B/dt² इक्वल्स -MB sin थीटा। सो नेगेटिव साइन मीन्स कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉक लग रहा है, राइट। एंड सिंस साइन थीटा मतलब जो थीटा काफ़ी स्मॉल है, सो हम साइन थीटा को थीटा के इक्वल एज्यूम कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ देख सकते हो, वो हो जाएगा -MB थीटा इन प्लेस ऑफ साइन थीटा। सो ये डेरिवेशन आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है, टॉक इक्वल्स 2π√I/MB। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सारी जगह पे यूज़ भी होता है। और यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज़ अबाउट द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -MB होता है, एंड अगर मैग्नीट्यूड की टर्म्स में बात करें, सो दैट इज़ अबाउट -MB cos थीटा। उसके बाद है अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करना चाहते हैं, सो हमें थीटा 0 देना पड़ेगा, क्योंकि cos थीटा अगर हम थीटा 0 कर दें तो दैट्स मिनिमम, सो दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल पोजीशन। एंड अगर हम मैक्सिमम करना चाहते हैं तो थीटा को 180 डिग्री करना पड़ेगा, सो आंसर MB आएगा। दिस इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब न्यूमेरिकल आप खुद देख सकते हैं, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे ये क्वेश्चंस को। अब हम ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली फार्मूलाज ही हैं, इलेक्टोरियल फील्ड लाइन ऑफ बार मैग्नेट, उसका फार्मूला एंड एक्सियल फील्ड लाइन का, तो आप इनकी डेरिवेशंस भी देख सकते हो। एंड देन दिस इज़ अबाउट द टेबल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म में डायपोल एनालॉजी के बेस पर डिफरेंसेस बताए हुए हैं। अगर हम डायपोल मोमेंट की बात करें, सो दैट इज़ P इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड मैग्नेटिज्म में M होता है। और यहाँ पर फॉर्मूलेस फिर आगे दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो काफ़ी यूज़फुल है अगर आपको कभी कन्फ्यूजन हो कि क्या पैरामीटर्स किस में क्या एग्जिस्ट करते हैं, तो यू कैन रेफर टू दिस वन। आगे फिर से न्यूमेरिकल्स हैं तो आप उनको खुद देख सकते हैं। हाँ, तो अब हम एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पे आ गए हैं, दैट इज़ अबाउट मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मार्क कर लेना। फॉर अ क्लोज सरफेस
represented by I. The number of lines leaving the surface is equal to number of lines entering it. तो ये हमें पता है, ठीक है. No net charge is enclosed by the surface. Again an important one. For the closed surface, there is a net outward flux since it does include a net positive charge. ठीक है. So ये important lines थी. Now the next one, number of magnetic field lines leaving the surface is balanced by the number of lines entering it. तो हमने बिल्कुल सही बात कही है, आप फिगर में भी देख सकते हो, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिट करेंगी उतनी ही एंटर भी करेंगी. सो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो होता है, आप माइनस कर लो, इक्वल है दोनों, ज़ीरो ही आएगा. एंड ये किसी भी क्लोज सरफेस के लिए ट्रू है. सो यही है मैग्नेटिक फ्लक्स. हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात कर ली. नाउ अगर हम डेल्टा एस एक एरिया एलिमेंट ले लें क्लोज सरफेस का, सो यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बनाना चाहें, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ बी इनटू एरिया. जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे, सेम उसी तरीके से यहाँ पर उसमें ई डी ए हो जाता था, इसमें बी डी ए कह सकते हो आप. डेल्टा एस यहाँ पर ले रखा है, आप डी ए भी ले सकते हो. बात एक ही होनी चाहिए कि एरिया लेना है. ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पर. हाँ, तो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस अगर हम देखना चाहें, सो अगेन ये सेम फॉर्मूला है बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हो. ई डेल्टा एस ई डी ए कह सकते हो, इस क्यू बाय दैट इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज़ अबाउट द गॉस लॉ. एंड अगर ये इंपॉर्टेंट लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इसको मार्क कर लो. गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म इज नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ज़ीरो. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जितनी लाइन्स एंटर करेंगी उतनी एग्जिट करेंगी. सो ये बैलेंस आउट हो जाता है एंड इससे ज़ीरो आएगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस. अब नेक्स्ट चीज़ पर चलते हैं. हाँ, तो अर्थ मैग्नेटिज्म, इसके ऊपर हम सारी बात करेंगे अपनी. सो स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन अर्थ सरफेस. ठीक है, ऑर्डर आपको याद रखना, दैट इज 10⁻⁵ टेस्ला. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज नाउ थॉट टू अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल करंट्स प्रूव्ड बाय कन्वेंशन मोशन ऑफ मेटालिक फ्लूइड्स इन द आउटर कोर ऑफ अर्थ. दिस इज नोन एज डायनामो इफेक्ट. नाउ यू शुड रिमेंबर व्हाट इज डायनामो इफेक्ट. दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिकल करंट्स जो प्रोड्यूस होते हैं, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है. ठीक है, एंड ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? इन द आउटर कोर ऑफ द अर्थ. दिस इज़ नोन एज डायनामो इफेक्ट. नाउ ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs. ये चैप्टर वैसे भी बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, इसमें वैसे भी ज़्यादा कुछ और करने को है नहीं. सो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा MCQs के लिए. सो इस पर जैसे कि ऑब्जेक्टिव आने हैं, तो यू शुड पे अटेंशन टू दीज काइंड ऑफ टर्म्स, जैसे कि डायनामो इफेक्ट. नाउ यू शुड रिमेंबर व्हाट इज डायनामो इफेक्ट. तो असर्शन रीजन में भी आ सकता है, MCQ में भी आ सकता है. इन केस ऑफ अ केस स्टडी ऑल्सो इट कैन कम, राइट. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ रिजेंबल दैट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अर्थ. सो रिमेंबर कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ की मैग्नेटिक डायपोल से मेल खाती हैं, दे रिजेंबल. अच्छा, अब यहाँ पर एक्सिस ऑफ डायपोल का एंगल दिया हुआ है, तो दैट इज़ 11.3 डिग्री. Now you may remember this, not very important though. Magnetic poles are located where magnetic field lines due to dipole enter or leave the earth. तो obviously ये काफ़ी important point भी है, हमें अच्छे से समझ भी आता है. अब ये आपको मैग्नीट्यूड ज़रूर याद रखने चाहिए. दैट इज़ लोकेशन ऑफ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल. इट इज़ एट अ लैटिट्यूड ऑफ 79.74 डिग्रीज. ठीक है, नॉर्थ. एंड जो लॉन्गिट्यूड है दैट इज़ 71.8 डिग्रीज वेस्ट in North Canada. So you should remember this. And अगर हम मैग्नेटिक साउथ पोल की बात करें, so that is 79.74 डिग्री साउथ एंड 108.22 डिग्री ईस्ट इन एंटार्क्टिका. सो हमें पता है साउथ की डायरेक्शन एंटार्क्टिका में लेनी है, नॉर्थ की डायरेक्शन कनाडा में लोगे, नॉर्थ कनाडा वो भी, राइट. सो अब चलते हैं आगे. ये भी एक पॉइंट पढ़ते हैं. Field lines go into Earth at North Magnetic Pole and come out from South Magnetic Pole. तो यहाँ पर भी देखो यार, चीज़ तो वही हो रही है ना जो हमने फ्लक्स वाले टॉपिक में पढ़ी, या फिर इन जनरल बार मैग्नेट में भी जो हमने चीज़ें देखी, सोलेनॉइड में देखी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल में लाइन्स चली जाती हैं. सो अर्थ के लिए भी वो सेम चीज़ है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल से साउथ मैग्नेटिक पोल में. आप फिगर में भी एक बार देख लो, आपको समझ अच्छे से आ जाएगा. अर्थ एज अ जाइंट मैग्नेटिक पोल, डायपोल. अच्छा, अब हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चल रहे हैं, दैट इज़ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड डिप. तो आप पहले इसका फॉर्मूला देख लो. इसमें एक मैग्नेटिक नीडल दिखाया है, ये फ्री टू मूव है, हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया है, फ्रीली मूव कर सकता है. अभी कहाँ पे पॉइंट करे, दैट इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ठीक है, सो इसके बीच का जो आप
डी एंगल देख रहे हो दैट इज़ द डिक्लिनेशन एंगल, और जो ट्रू नॉर्थ है दैट इज़ एक्चुअली द नॉर्थ डायरेक्शन, एंड जिसमें ये पॉइंट कर रहा है दैट इज़ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. सो अब पॉइंट्स पढ़ते हैं इसके, जो पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ताकि बेटर एक्सप्लेनेशन हो पाए. Vertical plane containing the longitude circle and axis of rotation of earth is called geographic meridian. Now this is an important definition. Geographic meridian को क्या कहते हैं? This is the vertical plane जहाँ पर longitude भी होता है, ठीक है, एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ भी एग्जिस्ट करती है. जैसे आप देख सकते हो ट्रू नॉर्थ की लाइन, दिस इज द जियोग्राफिक मेरिडियन. एंड मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? दैट इज द वर्टिकल लाइन विच पासिस थ्रू इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग. ये भी वर्टिकली एग्जिस्ट करती है एंड ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जॉइन करती है. नाउ यू कैन सी यहाँ पर जो ये दूसरी लाइन है that is north to south, connecting north to south. This is an imaginary line, ये भी vertical direction में, and this is magnetic meridian. So I hope ये clear हो गया आपको. अब चलते हैं next point पे. Magnetic meridian at a point makes angle with geographic meridian. ये मैंने आपको already explain कर दिया. ये जो D angle बना रहा है that is the angle of magnetic declination, और simply हम इसको declination भी कह सकते हैं. So this is the angle between true geographic north and the north that is shown by a compass needle. So आप देख सकते हो ट्रू नॉर्थ और जो कंपस के द्वारा शो किया गया नॉर्थ है उसमें देखो थोड़े से एंगल का तो फ़र्क रहता है, पूरा एग्जैक्टली नहीं बता रहा. सो वही एंगल है हमारा एंगल ऑफ डेक्लिनेशन. Now declination is greater at higher latitudes and smaller near the equator. Now this is very important, please mark it. Declination of India is small, ठीक है, इंडिया की स्मॉल है. ये कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं. सो अब हम एंगल ऑफ डिप के बारे में बात करते हैं. नाउ दिस यू माइट हैव स्टडीड इन मैथ्स ऑल्सो. एंगल ऑफ डिप, इसको इंक्लिनेशन एंगल भी कहते हैं. सो इट इज़ द एंगल दैट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मेक्स विद द सर्फेस ऑफ अर्थ. तो आप फिगर एक बार देख लो, इससे आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा. फर्स्ट फिगर देखो, सर्कल है, हमें एक क्रॉस सेक्शन दिया है, कह लो सर्कल का एक सेक्शन दिया है अर्थ का. इट कंटेन्स मैग्नेटिक मेरिडियन, तो वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. एंगल बिटवीन BE एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एंगल ऑफ डिप, तो वो आप देख सकते हो, ये वो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है. तो इस फिगर में आप वो देख सकते हैं. एंड द नेक्स्ट फिगर, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स, एंड दिस इज़ द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन एंड इंक्लिनेशन. आप इसको ऊपर से देख लो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट, एंड देन यू see the declination and angle of dip, that is the angle of inclination. True north की भी आप डायरेक्शन देख लो. so there's a lot of difference, right? तो आई होप हमने ऊपर के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए. yes, this one. टोटल मैग्नेटिक फील्ड, या ऑब्वियसली उसको आप रिजॉल्व कर सकते हो. एंड देन एंगल हमने ऑलरेडी बात कर ली है. नाउ दिस इज़ अनदर पॉइंट. इन मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है. नॉर्थ पोल ऑफ डिप नीडल टिल्ट्स डाउनवर्ड्स. जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक नॉर्थ पोल को रखेंगे अपनी नीडल के, डिप नीडल को, तो हमेशा वो डाउनवर्ड्स ही टिल्ट करती है. अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर में चल जाएंगे तो वहाँ पर साउथ पोल की अगर डिप नीडल हम रखेंगे तो वो अगेन डाउनवर्ड्स पॉइंट करेगी. सो दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. अब हम बात करते हैं इनके फॉर्मूलेस की. सो आप वो ऑब्वियसली आपको याद तो करना ही है. नाउ Z इक्वल्स बी साइन आई एंड H इक्वल्स बी कॉज आई, एंड इससे हम tan I निकाल सकते हैं. नाउ I is angle of inclination, please note. So that is ZE by HE. So this is an important formula. Now this you can read by yourself. एक important point हम देख लेते हैं. At the poles, the magnetic field lines are converging or diverging vertically so that horizontal component is negligible. So यह पूरा आर्टिकल रीड करना, अगर कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं. Earth's magnetic field, यहाँ पर भी कुछ important points देखते हैं. Although there are large deposits of iron inside the Earth's core is very hard and molten, and ions of iron and nickel are responsible for Earth's magnetism. तो हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि क्योंकि आयरन और काफ़ी सारा एंड निकल, ये सब चीज़ें, एलॉयज, ये सब प्रेजेंट होते हैं अर्थ के कोर में. सो अर्थ मैग्नेटिज्म इस कारण होता है. मून का कोई मोल्टन कोर है नहीं, इसलिए वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है. वीनस का स्लोअर रेट ऑफ रोटेशन है एंड उसकी वीक सी मैग्नेटिक फील्ड भी है. जुपिटर की बहुत ज़्यादा फास्ट रोटेशन, आपको पता ही सबसे ज़्यादा तेज़ चलता है.
सो इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. इट मीन्स वहाँ पर डिपॉजिट्स भी जो मिनरल्स के ज़्यादा होंगे, राइट. इट्स बिग प्लैनेट, सो that makes sense. Next point, charged particles emitted by sun flow towards the earth and beyond in a stream called solar wind. So solar wind obviously आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं यहाँ पर. हम चलते हैं आगे. तो अब हम चैप्टर के दूसरे पार्ट पे चल रहे हैं. आपने चैप्टर का नेम देखा है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर. सो अब हम धीरे धीरे मैटर की तरफ प्रोग्रेस करेंगे. अभी हम मैग्नेटिज्म पे ही हैं. मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं. नाउ यहाँ पर आप फॉर्मूला सबसे पहले तो देखो मैग्नेटाइजेशन का. सो दैट इज़ एम नेट बाई वी. ठीक है. सो यहाँ पर इसके यूनिट्स भी दिए हैं, यू शुड रिमेंबर दीज. अब हम बात करते हैं, दिस इज़ अबाउट सोलेनॉइड. सोलेनॉइड में म्यू नॉट एन आई, दिस इज़ एन ईजी फॉर्मूला. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम बी नॉट प्लस बी एम में भी शो कर सकते हैं ना. बी नॉट और बी एम के टर्म्स में आप इसको आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. जैसे कि बी एम जो है उसको आप म्यू नॉट एम के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट. सो यहाँ पर बायोट-सेवर्ट्स लॉ का रोल आ जाएगा, जो आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा. सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी हमने टॉपिक का नाम लिया था, तो उसकी इंट्रोडक्शन फाइनली हो चुकी है अब. सो एच इज़ नोन एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी. ठीक है, एच उसका फॉर्मूला होता है, आई मीन रिप्रेजेंटेशन होती है. सो एच इज़ इक्वल टू बी बाई म्यू नॉट माइनस एम. नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, and B equals mu naught H plus M. So this is another important formula. And again M equals chi H. So that's another formula, and you need to remember all this. So the chi here is magnetic susceptibility. So you might have studied this in previous chapter. And again आगे formulas हैं, इसमें कुछ डिस्कशन का तो आई होप नहीं है. मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, दैट इज़ नोन एज म्यू, एंड उसके डायमेंशंस. एंड ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, म्यू इक्वल्स म्यू नॉट म्यू आर. सो म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई. सो आप ऊपर से वैल्यू पुट कर दें. सो दीज आर 3 क्वान्टिटीज़ इंटर रिलेटेड एंड ओनली वन ऑफ दैम इज़ इंडिपेंडेंट. तो येस, दिस इज़ अनदर वन. सो आप इसको रीड कर सकते हो. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीज़ है ना, नो नीड टू रिमेंबर दीज. आप बस ये पढ़ सकते हैं कौन सा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है एंड कौन सा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है. दिस माइट हेल्प यू इन MCQs. नाउ अब हम फाइनली सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पर हम मैटर की बात करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स. सो अब हमने ये बात की, देखो हमने ससेप्टिबिलिटी की बात की, हमने परमिएबिलिटी की भी बात की, हमने उनके फार्मूलाज देखे. अब हम डायमैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स की अच्छे से बात करने वाले हैं. नाउ यू सॉ दिस टेबल, राइट. तो अब आपने आई होप रीड इसको एक बार कर लिया कि कौन से एलिमेंट्स किस में डोमिनेंट है, लाइक दे आर डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक. सो इसका अब बहुत अच्छा रोल मैटर में पूरा इसी के बारे में. अगर ये एक बार समझ गए तो यू वुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम. सो आप देखो अगेन ये टेबल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको आइडिया होना चाहिए ये टेबल का. एक बार अच्छे से आप देख लेना. अब यहाँ पर हम डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, इन सब की बात करने वाले हैं. यू माइट हैव स्टडीड इन सॉलिड स्टेट ऑल्सो, जो आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें भी इन सब मटेरियल्स की बात होती है. लेकिन इन शॉर्ट फिज़िक्स में जो आप बाद में भी चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों के बारे में बातें होने वाली हैं, राइट. सो लेट अस स्टार्ट विद डायमैग्नेटिज्म. सो दैट इज़ द टेंडेंसी ऑफ अ मटीरियल टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो आप फिगर में देख सकते हो कि स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट में वो ट्रैवल कर रहे हैं, राइट. एंड field lines are repelled or expelled and field inside the material is reduced. So inside the material ज़्यादा field रहती नहीं है, repulsion expel करने में ही वो सारी field lines निकल जाती हैं. When placed in non-uniform magnetic field, wire will tend to move from high to low. Now this is important property. जब भी हम non-uniform magnetic field की बात करेंगे, तो यहाँ पर high to low field की तरफ field lines tend करेंगी. Now diamagnetic substances में जो magnetic moment आता है, resultant magnetic moment, that is zero. And when magnetic field is applied, those electrons having orbital magnetic moment in same direction slow down and those in opposite direction speed. ठीक है, काफ़ी अच्छा पॉइंट है. लेंजेस लॉ को भी फॉलो करता है ये. So substance develops a net magnetic moment in direction opposite to that of applied field and hence repulsion. ठीक है, तो
ये आप समझ गए हो क्यों रिपल्शन होता है. दिस इज सॉलिड एग्जाम्पल एंड कैन कम इन योर असर्शन रीजन क्वेश्चंस. अब चलते हैं, मैंने आपको देखो पहले ही बोला था कि आप एग्जाम्पल्स जो ऐसे से पढ़ लो. सो ये दीज आर इंपॉर्टेंट वंस. देख लो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के यहाँ पर अगेन रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्पल्स. बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड. So all of these are diamagnetic materials, and diamagnetism is present in all the substances, and this effect is so weak in most cases that it gets shifted into another effects like paramagnetism and ferromagnetism. राइट. सो ये बड़ा वीक सा इफेक्ट है, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता. ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाता है इन पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. नाउ सुपर कंडक्टर्स इसके सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकते हो दावेदार हैं फॉर डायमैग्नेटिक मटीरियल्स, एंड दीज आर मेटल्स द कूल टू वेरी लो टेम्परेचर्स एंड दे एग्जिबिट परफेक्ट कंडक्टिविटी इन परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म. ठीक है. सो यहाँ पर आपको काई एंड म्यू की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए. काई -1 होता है, म्यू 0. मैंने आपको अगेन वो टेबल रेफर करने को कहा था. यू मस्ट रिमेंबर दैट. अगेन यहाँ पर वो पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं. सुपर कंडक्टर ऑलवेज रिपेल्स द मैग्नेट एंड इज रिपेल्ड बाय द मैग्नेट ऑल्सो. अरे न्यूटन थर्ड लॉ को भूल गए क्या? अगर सुपर कंडक्टर भाई हमारा मैग्नेट को रिपेल करने पे लगाओ तो मैग्नेट तो हटेगा नहीं, वो भी उसको उल्टा रिपेल करेगा. ठीक है, थर्ड लॉ. Phenomena for perfect diamagnetism is known as Messner effect. तो याद रखना है अच्छे से. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में बात करते हैं. दीज आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन व्हेन दे केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इनकी टेंडेंसी होती है वीक टू हायर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में. अब ये डायमैग्नेटिक के बिल्कुल उल्टा है. वो तो जाते थे भाई हाई टू लो, अब ये जाएंगे जीरो से शुरू करेंगे एंड टॉप तक जाएंगे, लो टू हाई. And they are weakly attracted to a magnet. पैरामैग्नेटिक मटीरियल पोजेस परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ देयर ओन. अब उसमें तो देखा था यार, वो तो ट्रांसफर ही हो जाता है डायमैग्नेटिक, है ना. वो तो पैरामैग्नेटिक में फेरोमैग्नेटिक में चेंज होने के लिए बैठा होता है, बट ये बंदा अपना पक्का दृढ़ निश्चय करके बैठा है. डाइपोल मोमेंट अपना पक्का परमानेंट लेकर बैठा हुआ है पैरामैग्नेटिक मटीरियल. सो इसको जब हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करते हैं, सो अगेन वीक से स्ट्रॉन्ग फील्ड में फील्ड लाइन्स टेंड करती हैं. एग्जाम्पल्स अगेन आर इंपॉर्टेंट. एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड कॉपर क्लोराइड. एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना है. m = C/B0/T एंड K = C/μ0/T एंड दिस इज नोन एज क्यूरीज लॉ. इसलिए मैंने कहा था अच्छे से याद करना है. सो C जो है हमारा क्यूरीज कांस्टेंट होता है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पर अगर हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बोथ हम काय एंड म्यू की बात करें, सो डिपेंड नॉट ओनली ऑन द मटेरियल बट ऑल्सो ऑन टेम्परेचर. तो आप वो फॉर्मूले से देख ही सकते हैं. अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे, सो उसी तरह से मैग्नेटिज्म में भी फ़र्क पड़ेगा. सो दिस इज़ अबाउट द क्यूरीज लॉ एंड वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट. अब हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिज्म की. सो फेरोमैग्नेटिज्म में देखो यार, दीज आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड. अब देख लो वो दोनों तो वीक थे बेचारे, और ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड है इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है वीक से स्ट्रॉन्ग. अब ये अगेन पैरामैग्नेटिक का ही भाई है, स्मॉल से शुरू होगा लार्ज पे जाएगा, राइट. दे गेट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू मैग्नेट, सेम प्रॉपर्टी एज पैरामैग्नेटिक, एंड दे पोजेस अ डाइपोल मोमेंट. ठीक है, बिल्कुल सही है, स्ट्रॉन्ग होता है इनका वो भी काफ़ी. एंड इनके आपने डोमेन वगैरह ये सब केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा. ईच डोमेन हैज़ नेट मैग्नेटाइजेशन. टिपिकल डोमेन साइज इज 1 mm and domain contains about 10^11 atoms. Magnetization varies randomly from domain to domain, and there is no bulk magnetization. So these were some points. Domains have aligned and amalgamated to form a single giant domain. Okay, so काफ़ी सारे इकट्ठे होकर अलाइन होकर एक giant domain को फॉर्म करते हैं. दे हाईली कॉन्सेंट्रेटेड. ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में करेंगे तो ये अगेन हाई फील्ड की तरफ मूव करना पसंद करेंगे. and they are called hard magnetic materials, hard ferromagnets. इनके examples alloy of iron, alnico, aluminium, nickel, cobalt, copper. important examples. and lodestone जो हमने बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था, उसके बारे में भी यहाँ चर्चा हुई है कि ये भी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है. ऑब्वियसली इट कंटेन्स आयरन. एंड देन आप एक और पॉइंट देख सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में अगर मैग्नेटाइजेशन डिसअपेयर हो जाए, कब होती है ऐसा, जब हम एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव कर देते हैं. तो काफ़ी सिंपल है. सॉफ्ट आयरन एक ऐसा इसका एग्जांपल है. एंड
दिस इज़ नोन एज फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स। और भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, एंड इनकी जो परमिटिविटी होती है दैट इज़ इवन ग्रेटर देन 1000 फैक्टोरियल। सो यू कैन सी कितना ह्यूज है ये। आई डोंट नो ये फैक्टोरियल, आई थिंक 1000 है, नॉट फैक्टोरियल, आई एम सॉरी। एंड दे डिपेंड ऑन टेम्परेचर, एंड अगेन पैरामैग्नेटिक भी डिपेंड करता था। अगर हम एक बहुत हाई टेम्परेचर क्रिएट कर देते हैं एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में पैरामैग्नेट बनता है, तो भाई सब लोग पैरामैग्नेट बनना चाहते हैं, इतना खास है पैरामैग्नेट। इवन फेरोमैग्नेट जो इतना स्ट्रॉन्ग है वो भी पैरामैग्नेट बनना चाहता है। सो कैन सी कितनी पावर है पैरामैग्नेट में। सो या हमने यहाँ पर अगेन टेम्परेचर के बारे में यहाँ बात की है। सो फॉर्मूला का इक्वल सी बाई टी माइनस टी सी। सो टी सी इज हेयर क्यूरी टेम्परेचर, एंड यहाँ पर पेज खो गया है। यस, सो ये टेबल के बारे में बताना चाहती थी। यहाँ पर कुछ आप रीड कर सकते हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, जस्ट फॉर रेफरेंस। एंड अब हम चलते हैं बेसिकली यहाँ पर अब जो थोड़ी बहुत डेफिनेशंस रहेंगी, जैसे कि सो यहाँ पर हम रिटेंटिविटी की बात कर सकते हैं, राइट। सो आप इसकी डेफिनेशन एक बार देख सकते हैं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं। कोर्सिविटी, राइट, सो या खुद भी रीड कर सकते हैं, बट आपको रीड ज़रूर करना है ना। हिस्टेरिसिस, सो ये सब आपने डेफिनेटली उस चैप्टर में पढ़ा होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, जो 11th का चैप्टर था, तो उसमें भी हम हिस्टेरिसिस की बात करते हैं। इसी तरह का ग्राफ वहाँ पर भी होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन वाला कर्व जो होता है, राइट। तो यू मे रिमेंबर permanent magnets and electromagnets. Now you may know about this surely. जो हमेशा सब्सटेंसेस रूम टेम्परेचर पर पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, मतलब हमेशा तो नहीं बट बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रखते हैं, वो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। एंड जो मतलब बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अपनी इस प्रॉपर्टी को रखते हैं, दोज आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो यहाँ पर अब हम अगेन अगर बात करें तो ये गैल्वेनोमीटर वाला पैराग्राफ, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सॉफ्ट आयरन इज सूटेबल मटेरियल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट, एंड अगर हम एक सॉफ्ट आयरन रॉड पर सोलिनॉइड करंट पास करवा दें, देन वहाँ पर मैग्नेटिज्म ऑफ सोलिनॉइड इंक्रीजेज बाय 1000 फोल्ड। जितने ज़्यादा हम रोल करते जाएंगे, जितने ज़्यादा हम उसको बाउंड करते जाएंगे, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। नाउ दिस वी स्टडीड अगेन असर्शन रीजन क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। सो देख लो कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पर आगे अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस होते हैं, दैट इज़ इन इलेक्ट्रिक बेल, लाउड स्पीकर, टेलीफोन, डायफ्राम्स। जाइंट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्रेन्स में भी यूज़ होते हैं टू लिफ्ट मशीनरी एंड लिफ्ट द बल्क क्वांटिटीज़ ऑफ आयरन एंड स्टील, आपने देखा भी होगा। सो येस, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। एंड काफ़ी आई होप आपको 30 मिनट्स का ऑलमोस्ट ये वीडियो है, सो आपको समझ आ गया होगा, क्विकली आपकी रिवीजन भी हो गई होगी। सो बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें तो आपको खुद भी भाई रीड करनी पड़ती हैं, जैसे लास्ट में हिस्टेरिसिस वाला पोर्शन, कुछ और डेफिनेशंस में भी कोर्सिविटी, रिलेटिविटी, वो सब आप याद कर सकते हैं, एक बार ग्राफ को देख सकते हैं। बाकी तो ऑलमोस्ट हमने सब कुछ यहाँ पर कवर कर लिया, कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने यहाँ छोड़ा नहीं है। सो दैट्स द थिंग। एंड अगर आपको इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ गया है, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, गुड बाय।